सो हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू हैशटैग डिफेंस 50 सेंट्स। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सभी बच्चे जो भी डिफेंस के हैं आप लोग प्रिपेयर कर रहे हैं। मैं आप लोगों को बता देती हूँ कौन कौन से एग्ज़ाम। सीडीएस एफकेट, एयरफोर्स XY। अगर आप इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो दिस इज़ द बेस्ट चैनल प्लस एनडीए। ओके, तो आप लोगों का एक्चुअल में क्लास जो है वो प्रॉपर टाइम पर नहीं हो पाई। बच्चे, देयर इज़ सम रीज़न बिहाइंड इट। एक्चुअली आपको पता ही है आजकल थोड़ा मौसम सही सा नहीं चल रहा है और इस कारण से इंटरनेट इशू भी है। तो एक बार सभी बच्चे आ जाएंगे और उसके बाद शुरू करते हैं अपना बेहतरीन सेशन इंडियन पॉलिटी का। और इसी कारण से वेदर और मानसून के कारण ही बच्चे आप लोगों की मैथ्स की क्लास भी नहीं हो पाई, जो कि सुबह 7 बजे होनी थी। और मैथ्स की क्लास के ना होने का रीज़न भी यही रहा है। ठीक है, तो चलिए अब सारी चीज़ें सही हैं, सिचुएशन फेवरेबल है, तो अब हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था? एक तो सबसे पहले हमने देख लिया था कि द फर्स्ट थिंग इज कॉन्स्टिट्यूशन हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन देख लिया था, राइट। उसके बाद अब हमने शेड्यूल्स भी पढ़ लिया। आज हम पढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अनदर इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ठीक है, तो इस तरीके से हम 5-10 दिन के अंदर पॉलिटी को ख़त्म कर लेंगे। मे भी हो सकता है अगले हफ्ते तक पॉलिटी ख़त्म हो जाए। और इसके साथ साथ आपके हिस्ट्री के भी सेशन को लिया जाएगा, ज्योग्राफी के भी सेशन को लिया जाएगा, प्लस करंट अफेयर के सेशन को भी लिया जाएगा। और संडे जो है वो बड़ी सीरीज चलेंगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के भाग, संविधान के भाग। देखिए, भाग से क्वेश्चन आ जाता है हमारे पेपर में। ठीक है, भाग से क्वेश्चन आ जाता है हमारे पेपर में, तो इसी कारण से हम भाग वाले सेक्शन को एक बार देख लेते हैं। हेलो राजेश कुमार, जय हिंद बच्चे, कैसे हो आप लोग? पढ़ाई कैसी चल रही है? हाँ जी, पढ़ाई कैसी चल रही है? चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले तो आपको पता है कि अगर मैं ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूं, मूल संविधान की बात करूं, तो मूल संविधान में हमारे कितने पार्ट्स थे और कितने आर्टिकल थे, कितने शेड्यूल थे? हाँ जी, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए राजेश कुमार, हमारे कितने आर्टिकल थे? 395 आर्टिकल्स थे, 395 आर्टिकल्स थे, 8 शेड्यूल थे। ठीक है, और भाग कितने थे? 22 भाग थे। मतलब अब हम जो बात कर रहे हैं, हम 22 भाग की बात कर रहे हैं। ओके, और अगर मैं आज की बात करूं, आज संविधान में कितने आर्टिकल्स हैं, कितने शेड्यूल और कितने भाग हैं, तो बच्चे आज आर्टिकल 464 कहे जाते हैं, क्योंकि सब आर्टिकल को ही आर्टिकल का भाग मान लिया जाता है। 8 शेड्यूल, आज 12 शेड्यूल हैं, और भाग की बात करूं तो 25 भाग है, 25 पार्ट्स हैं। ठीक है, तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोगों के 395 आर्टिकल्स, आज 464 आर्टिकल्स, पहले 8 शेड्यूल थे, आज 12 शेड्यूल हैं, पहले 22 भाग थे, आज 25 भाग हैं। तो अब हम कितना पढ़ेंगे? अब हम 25 भाग को अच्छे से पढ़ेंगे, पर 25 भाग में से जो भाग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको हम करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद आप लोगों को एक बार मैं अच्छे से रिवाइज भी करवा दूंगी ये सारा का सारा, और इसी के साथ साथ फिर हम नेक्स्ट सेशन पर आएंगे। ठीक है, सो नाउ द नेक्स्ट इज पार्ट फर्स्ट, भाग पहला। मैंने आपको ये बताया था कि आर्टिकल पहला हो, शेड्यूल पहला हो, भाग पहला हो, कुछ भी पहला आए, आंख बंद करके किस पे टिक करना है? यूनियन, स्टेट एंड टेरिटरी पर टिक करना है। इज इट क्लियर? मतलब सबसे पहले हमारे BR अम्बेडकर जी कहते हैं, जो भी व्यक्ति इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने जा रहा है, सबसे पहले उसे ये पता होना चाहिए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने चैप्टर्स हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आज 25 चैप्टर है, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 22 चैप्टर थे। सबसे पहला चैप्टर कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को पता होना चाहिए मेरे भारत का सीमा क्षेत्र कितना है, भारत की टेरिटरी क्या है, जम्मू से कन्या, गुजरात से लेके नॉर्थ ईस्ट, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। ठीक है, हमारे देश की बाउंड्री क्या है। देश की बाउंड्री के बाद उस व्यक्ति को ये पता होना चाहिए कि हमारे देश में नागरिक कितने हैं। ठीक है, तो भाग पहला क्या कहता है
यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, इसका आर्टिकल 1 से 4 तक है। आर्टिकल फर्स्ट कहता है इंडिया डेट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, इंडिया जो कि भारत है सभी राज्यों का संघ है। आर्टिकल 2 कहता है भारत के राज्य से बाहर का कोई भी राज्य अगर भारत में पार्ट बनना चाहता है तो बन सकता है, एडमिशन ऑफ स्टेट। आर्टिकल 3 कहता है क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट, क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट का मतलब है, यस बच्चे ये फर्स्ट स्लाइड है, यस यहां से शुरू है और ये आपका फर्स्ट स्लाइड है, ठीक है। क्रिएशन ऑफ स्टेट मतलब नए राज्य का गठन करना, भारत के अंदर जो राज्य है राज्यों से ही राज्यों का गठन करना। और आर्टिकल 4 क्या कहता है, आर्टिकल पहले में संशोधन नहीं हो सकता है, दूसरे और तीसरे में संशोधन करना है तो हो जाएगा। तो आप एक काम करिए, भाग पहले में से आर्टिकल 3 से क्वेश्चन कई बार पेपर में आ जाता है तो हम इसे लिख भी लेते हैं। आर्टिकल पहला, फिर मैं अलग से नहीं कराऊंगी, समझ रहे हो आप लोग, फिर इसे अलग से नहीं पढ़ाना होगा। आर्टिकल पहला कहता है इंडिया डेट इज भारत, इंडिया जो कि भारत है, शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स, इंडिया जो कि भारत है सभी राज्यों का संघ है। राज्यों के संघ का मतलब है कि जितने भी राज्य हैं भारत में वो सभी यूनियन के अंदर हैं, तो कोई भी राज्य ये नहीं कह सकता है कि हमें भारत से अलग करो, ओके, हमें भारत से अलग करो, ऐसा कोई भी राज्य नहीं बोल सकता है, ओके। सो ओके गाइस, लिख लिया आप लोगों ने, यस ये फर्स्ट स्लाइड ही है, ठीक है। इंडिया डेट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। हाँ जी बेटा, चलिए। सो इंडिया डेट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, इंडिया जो कि भारत है सभी राज्यों का संघ है। तो राज्य जो है वो यूनियन के अंदर अगर चले गए हैं, मतलब आप भारत का पार्ट हो, तो आप ये नहीं कह सकते हो कि मुझे भारत से अलग करो। अगर आप ये कमेंट करते हो कि मुझे भारत से अलग करो, हाँ बच्चे अब स्पीकर से आवाज आ रही है, अगर आप ये कहते हो कि मुझे भारत से अलग करो तो ऑटोमेटिकली अफसा झेलना पड़ेगा। अफसा क्या होता है, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट होता है, इज इट क्लियर। तो ये है, इसका मतलब ये भी है कि राज्यों से राज्य बन सकते हैं परंतु आप राज्य संघ से अलग नहीं हो सकते हो, ठीक है। आर्टिकल 2 कहता है एडमिशन ऑफ स्टेट, एडमिशन ऑफ स्टेट राज्य का प्रवेश, एडमिशन ऑफ स्टेट राज्य का प्रवेश। या ये वाला जो आर्टिकल है ये CDS 2021 के पेपर में 2 क्वेश्चन आए थे यहां से, ठीक है। एडमिशन ऑफ स्टेट का मतलब है कि भारत से बाहर का कोई भी राज्य भारत के अंदर इनकॉर्पोरेट होना चाहता है, भारत के अंदर जुड़ना चाहता है, ठीक है। भारत से बाहर का क्षेत्र व राज्य भारत का भाग बनना चाहता है। अब इसका एग्जाम्पल है, वो क्वेश्चन आया था CDS के पेपर में, जो इसका एग्जाम्पल है वो CDS के पेपर में आया था। एग्जाम्पल है एडमिशन का सिक्किम, आपके पेपर में क्वेश्चन आया था सिक्किम को भारत के अंदर कब जोड़ा गया। तो बेटा आप इस चीज का ध्यान रखना, 36 अमेंडमेंट एक्ट 1975 आपके CDS में कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है।
बच्चा कह रहा है राजेश कुमार खालिस्तानी पर क्यों नहीं लगाया जा रहा है अवसाद। बच्चे देखिए पंजाब में ना सिर्फ एक खालिस्तानी नहीं है, कई सारे जुट हैं, और जो खालिस्तानी क्लेम है, जो आज का द हिंदू पढ़ोगे उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने कहा है कि कनाडा में, क्योंकि वहीं सबसे ज़्यादा सिख हैं, तो कनाडा में एंटी इंडिया खालिस्तानी जो हैं उन्होंने फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का मिसयूज़ किया है, तो वहाँ पे वो लोग एक्चुअल में इंटरनेशनल ज़्यादा बसे हुए हैं। तो खालिस्तानी का मामला एक अलग मामला है, क्योंकि पंजाब की अगर आप बात करो तो पंजाब में सारे लोग ऐसे थोड़ी ना जो पंजाब को इंडिया से अलग करना चाहते हैं, तो ये एक समूह है, और पंजाब में तो बहुत सारी ऐसी कम्युनिटी हैं। अब नागालैंड की बात लो, मणिपुर की बात लो, तो भाई पूरा मणिपुर चाहता है भारत से अलग होना, पूरा अरुणाचल प्रदेश है, समझ रहे हो आप लोग मेरी बात। तो यहाँ पे जो खालिस्तानी है, खालिस्तानी मैक्सिमम इंटरनेशनल है, और इसी कारण से इंटरनेशनली इस मुद्दे को भी सुलझाया जाएगा, जो कि आज के न्यूज़पेपर में भी आया था कि भाई आप एंटी इंडिया आप नहीं बोल सकते हो। ओके चलिए, तो भाई आपके सीडीएस के पेपर में ये क्वेश्चन तो आता ही आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग कॉपी में लिख लेना। सिक्किम को भारत में जोड़ा 36th अमेंडमेंट एक्ट 1975, ये याद रखिएगा, ठीक है। ये हमारे पेपर में आ चुका है, सीडीएस के प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन है। आर्टिकल 2 प्रीवियस ईयर पेपर में आ चुका है, आर्टिकल 3 आ सकता है। अब ये मैं आपको बाद में नहीं पढ़ाऊंगी, ये मैंने आपको इसलिए अभी साथ साथ करा दिया है। इज इट क्लियर? अब आर्टिकल 3 क्या कहता है? क्रिएशन ऑफ स्टेट, स्टेट से स्टेट को बनाना। जैसे आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बनाया, यूपी से उत्तराखंड बनाया, समझ रहे हो आप लोग मेरी बात, ठीक है। इस तरीके से क्रिएशन, आर्टिकल 2 और 3 में अंतर समझ में आ गया? हाँ, आर्टिकल 2 और 3 में अंतर भी एक बार और बता देती हूँ। ये मेरा प्यारा भारत, ठीक है बेटा, ये मेरा प्यारा भारत। अब बाहर का कोई भी राज्य अगर भारत के अंदर का भाग बनना चाहता है तो ये आपका आएगा आर्टिकल 2, एडमिशन होगा। अब जैसे मान लीजिए आपकी हमारी क्लास हो रही है, अब कोई भी बच्चा नया आना चाहता है तो वो एडमिशन है। क्रिएशन क्या है? ये राज्य, इस राज्य से एक नया राज्य बनाना, ये आर्टिकल 3 है। ओके चलिए, बहुत अच्छी बात है। क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट, राज्य भारत में राज्य से राज्य बनाना, जैसे आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बना। ये तो क्वेश्चन आईएएस मेंस में भी आया हुआ था, 2014 में तेलंगाना का फॉर्मेशन हुआ है। आईएएस के पेपर में भी एक क्वेश्चन आया था कि तेलंगाना के फॉर्मेशन के प्रोसेस बताइए। ये आर्टिकल 3 हो गया, ठीक है बेटा। आर्टिकल 4, आर्टिकल 4 कहता है आर्टिकल पहले में कुछ भी संशोधन नहीं हो सकता है। भाइयों और बहनों सुन लो, आर्टिकल पहले में कुछ भी संशोधन नहीं हो सकता है, क्योंकि आर्टिकल पहला क्या है? आर्टिकल फर्स्ट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, तो उसमें कभी भी परिवर्तन नहीं हो सकता है। हमेशा ऑल्टर किस में हो सकता है? आर्टिकल 2 में हो सकता है और आर्टिकल 3 में हो सकता है। पर आर्टिकल 2 और 3 में संशोधन कैसे होगा? आर्टिकल 4 के थ्रू होगा। तो एक चीज और ध्यान रख लीजिएगा, कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कुछ भी संशोधन करना है तो वो संशोधन आपका आर्टिकल 368 के तहत होता है। ये तो हर बच्चे को पता है, सिंपल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी। बस आर्टिकल 2 और 3 ऐसा है जिसमें 3 स्पेशल मेजोरिटी नहीं लगती है, जिसमें आर्टिकल 4 से संशोधन होता है। तो आर्टिकल 4 क्या कहता है? आर्टिकल 2 और 3 में संशोधन, इसमें आर्टिकल 368 संविधान संशोधन का प्रयोग नहीं किया जाता, ठीक है। ओके, और विशेष बहुमत का ही प्रयोग नहीं है, क्योंकि एक पेपर में ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि आर्टिकल 4 में बहुमत कैसे पास होता है, तो आप लिखेंगे सामान्य बहुमत से होता है, विशेष बहुमत से नहीं होता है।
ये याद रखिएगा, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे टिक लगाते हैं अरे संविधान संशोधन है तो स्पेशल मेजोरिटी है, स्पेशल मेजोरिटी है तो विशेष बहुमत है, बस हो गया, और वहीं पे ही यूपीएससी मार्क्स काट लेती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसी के साथ मैंने भाग पहला खत्म कर दिया, मुबारक हो। इस तरीके से पढ़ेंगे, हाथों हाथ चैप्टर खत्म, ठीक है। तो हमें 25 भाग करने थे, जिसमें से पहला भाग कर लिया, पहले भाग के आर्टिकल 1 से 4 कर लिया, और आर्टिकल 1 से 4 हमने समझ भी लिया। अब हम कर रहे हैं भाग दूसरा, पार्ट सेकंड। B.R. अम्बेडकर जी कहते हैं कोई भी व्यक्ति जो भारत में आया है, भारत में सबसे पहले उसे टेरिटरी पता होनी चाहिए, उसके बाद नागरिकता के बारे में पता होना चाहिए। नागरिकता का मतलब है मेरे देश के अपने लोग कौन से हैं, ठीक है, मेरे देश के अपने लोग कौन से हैं, इसके बारे में पता होना चाहिए। नागरिक कौन है, कौन NRI है, ठीक है। तो पार्ट सेकंड कहता है सिटीजनशिप, और इंडिया में सिटीजनशिप कैसी है, सिंगल सिटीजनशिप है, जो कि यूके से ली गई है। और इसका आर्टिकल 1 से 4 क्या था, भाग पहले का था, इसका आर्टिकल 5 से 11 है, ठीक है। भाग तीसरा, पार्ट तीसरा कहता है अब नागरिकता के बाद लोगों को अपने फंडामेंटल राइट पता होने चाहिए कि आपके मूल अधिकार कौन कौन से हैं। फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिए गए हैं, यूएसए से लिए गए हैं। फंडामेंटल राइट्स की बात की जाए तो आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक होगा, ये आर्टिकल 5 से 11 है, तो फंडामेंटल राइट का आर्टिकल शुरू होगा 12 से 35 तक। आर्टिकल 12 से 35 फंडामेंटल राइट है। बिल्कुल सही कह रहे हो राजेश कुमार, यस प्लीज लिख लीजिए बच्चे, जल्दी से लिख लीजिए, जैसे ही लिख लो तो वैसे ही बता देना कि डन हो चुका है। ओके डन। चलिए नाउ द नेक्स्ट इज पार्ट 4, भाग चौथा। फंडामेंटल राइट के बाद भाग चौथा कहता है डीपीएसपी के बारे में, ओके, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसे आप हिंदी में कहते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। डीपीएसपी के बारे में कहता है, और डीपीएसपी को हमने किस कंट्री से लिया है, ये आपके यूपीएससी के एक पेपर में आया था, ये हमने लिया है आयरलैंड से, मतलब आप ये भी लिख सकते हैं आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से डीपीएसपी लिया है। और फंडामेंटल राइट कहाँ से लिया है, फंडामेंटल राइट लिया है यूएसए से, डीपीएसपी लिया है आयरलैंड से। अभी जो न्यूज़पेपर में मुद्दा चल रहा है और जो आपके फर्दर सीडीएस के पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, याद रखना आर्टिकल 44, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने बोल के पूरे भारत में एक तरह से क्या कहते हैं, लोगों को फिर दोबारा से मतलब बातें या टेंशन में डाल दिया है, क्योंकि इस बार नरेंद्र मोदी जी ने अपने भाषण में कहा है कि हमारे भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड होना अति आवश्यक है, ये समय की मांग है। और लोगों को ये भी पता है कि भाई ये वही नरेंद्र मोदी जी हैं जिन्होंने राम मंदिर को भी बना दिया और आर्टिकल 370 भी खत्म कर दिया, तो भाई ये यूनिफॉर्म सिविल कोड भी कर देंगे। अब आपका क्वेश्चन होगा मैडम यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है सभी धर्मों में कि किसी भी धर्म जाति के आधार पर मैरिज, डाइवोर्स, उत्तराधिकार, इनहेरिटेंस, जमीन जायदाद देना, उनमें सिर्फ एक ही कानून चलेगा और वो कानून संसद बनाएगी। तो किसी भी धर्म का कानून नहीं चलेगा, किसी जाति, जेंडर, किसी आधार पे कोई कानून नहीं होगा। तो अब यहाँ पे मुस्लिम का अपना पर्सनल लॉ है, तो यहाँ पे कंटेंशन हो सकता है, ठीक है। तो आर्टिकल 44 जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड, याद रखिएगा, यह आपके फर्दर ये 3 सितंबर के पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। राजेश कुमार डन हो गया आपका, लिख लिया। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का आर्टिकल बताओ क्या है। हाँ जी ओके कर लोगे। और इसके साथ साथ डीपीएसपी का आर्टिकल कहां से कहां तक है, आर्टिकल 36 to 51 तक है, ओके। पार्ट 4A, पार्ट 4A क्या बोलता है, पार्ट 4A बोलता है फंडामेंटल ड्यूटी, फंडामेंटल राइट। डीपीएसपी के बाद क्या है, फंडामेंटल ड्यूटी, मतलब हर एक नागरिक का क्या मौलिक कर्तव्य होना चाहिए, फंडामेंटल
ड्यूटीज। हर एक नागरिक का क्या मौलिक कर्तव्य होना चाहिए अपने राष्ट्र के लिए? मेरे राष्ट्र की संप्रभुता बनी रहे। ओके, मेरे राष्ट्र की संप्रभुता ये सब बनी रहे। हेलो एसकेजी म्यूजिक, नाम क्या है आपका? फंडामेंटल ड्यूटी, भाई ये भी आपके सीडीएस के पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। सीडीएस में पता है ऐसी छोटी छोटी चीजें पूछता है, ठीक है। हालांकि सीडीएस का पेपर वन ऑफ द टफेस्ट पेपर के अंदर आता है, टफ पेपर के अंदर आता है यूपीएससी का। फंडामेंटल ड्यूटी, फंडामेंटल ड्यूटी को किस कंट्री से लिया गया है? यूएसएसआर, रशिया से। तो पेपर में यूएसएसआर आए या रशिया आए, आप टिक कर दीजिएगा। दूसरा, फंडामेंटल ड्यूटी आज कितनी है? 11 है। इसके ऊपर भी पूरे चैप्टर की चीजें मैं आपको बाद में अलग से बताऊंगी। फंडामेंटल ड्यूटी का आर्टिकल क्या है? आर्टिकल 51A, क्योंकि ये बाद में जोड़ा गया था। अब आपका क्वेश्चन होगा मैडम फंडामेंटल ड्यूटी को कब जोड़ा गया? जो ये 51A हो गया, तो बच्चे 42वां संशोधन अधिनियम 1976 में जोड़ा गया। और 42वां संशोधन अधिनियम 1976 को कहा जाता है क्या? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। ओके सुशील, हाँ जी, डन बच्चे? यस प्लीज, हो गया, ठीक है। तो आर्टिकल 51A तक हो गया आपका। नाउ द नेक्स्ट इज पार्ट 5th, पार्ट 4 तक हो चुका है, पार्ट 5th, ठीक है। तो पार्ट 4 हमारा क्या बताता है? फिलॉसफी तक बताता है। पार्ट 5th से लेके अब आगे क्या है? हमारा सरकारों के बारे में है। तो पार्ट 5th पूरा का पूरा बताता है केंद्र सरकार। भाग 6 पूरा का पूरा बताता है राज्य सरकार। भाग 7वां हट चुका है, ठीक है बेटा, याद रखिएगा। तो पार्ट 5th क्या कहता है? यूनियन गवर्नमेंट, केंद्र सरकार। ओके बेटा, अब यहां पे केंद्र सरकार में क्या क्या आएगा? यहाँ पे लेजिस्लेचर आएगा, एग्जीक्यूटिव आएगा और जुडिशरी आएगा। मतलब मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, भाग 5वें के अंतर्गत आप पढ़ेंगे क्या? लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और सुप्रीम कोर्ट, इन सब के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। तो भाग 5वें का आर्टिकल कहां से कहां तक है? फंडामेंटल ड्यूटी का आर्टिकल कहां से कहां तक था? देखिए 51A तक था, तो इसका आर्टिकल कहां से शुरू होगा? 52 से शुरू होगा और 151 तक चलेगा, ठीक है। याद रखिएगा, भाग 5वें का आर्टिकल है 52 से 151 तक। इज इट क्लियर? नोटेड? हाँ जी, सुशील, राजेश कुमार, डन? डन बच्चे, चलिए बहुत ही बढ़िया। इसके बाद हम आते हैं भाग 6, पार्ट 6 क्या कहता है? भाग 5वां क्या कहता है? पूरा केंद्र सरकार। भाग 6 क्या कहता है? राज्य सरकार। तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार के बारे में बोलता है। तो सेम राज्य सरकार में भी स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट एग्जीक्यूटिव, स्टेट जुडिशरी, है ना? स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट एग्जीक्यूटिव, स्टेट जुडिशरी। तो स्टेट लेजिस्लेचर में विधानसभा, विधान परिषद और गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, हाँ, और यहाँ पर हाई कोर्ट आएगा। और इसका आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? यूनियन गवर्नमेंट कहाँ से कहाँ तक थी? आर्टिकल 52 से 151 तक। तो ये कहाँ से स्टार्ट होगा? आर्टिकल 152 से, 152 से 237 तक, 237 तक, ठीक है। डन? हाँ जी बच्चे, लिख लीजिए। यस प्लीज, डन? आई होप आपने लिख लिया होगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज भाग 7वां, पार्ट 7, संविधान से हट चुका है, ठीक है। संविधान से हट चुका है। अब आपके किसी पेपर में पूछ ले कि संविधान से ये कब हटाया गया, तो याद रखना हटाया गया था मतलब रिपील्ड किया ऑन 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1956। याद रखिएगा, 7वां संशोधन अधिनियम 1956, क्योंकि हमारे एक आईएएस के पेपर में बहुत पहले ये क्वेश्चन आया था। तो भाई अब चाहे आईएएस का पेपर है, चाहे सीडीएस है, चाहे एनडीए है, बना तो पेपर यूपीएससी रही है, तो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। ओके, चलिए भाग 7वां हट चुका है। भाग
भाग 8वां। माय डियर स्टूडेंट, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। भाग पहला क्या कहता है? यूनियन एंड स्टेट, भारत की टेरिटरी क्या है। भाग दूसरा सिटीजनशिप। भाग तीसरा फंडामेंटल राइट। भाग 4 डीपीएसपी। 4A फंडामेंटल ड्यूटी। भाग 5वां पूरा केंद्र सरकार। भाग 6 पूरा राज्य सरकार। 7वां हट चुका है। 8वां क्या होगा? यूनियन टेरिटरी। फिर लोकल गवर्नमेंट पे आएंगे। तो यहाँ पे यूनियन टेरिटरी। भाग 8वां कहता है यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, तो यहां पे ये होगा आर्टिकल 239 टू 242। अब आप कहोगे मैडम स्टेट का तो 237 तक था, तो फिर ये 238 कहाँ गया? वो हट चुका है। 7वां पार्ट 7वां हट चुका है। तो ये 239 से 242 तक है। और 242 क्या कहता है? 242 कहता है कि प्रत्येक राज्य का हाई कोर्ट होना चाहिए। प्रत्येक राज्य का हाई कोर्ट होना चाहिए। भी मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये न्यूज़पेपर में आर्टिकल आ गया था। तो जो चीज़ न्यूज़पेपर में आ गई है वो हमारे पेपर के लिए भी इम्पोर्टेंट। पंचायत को कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया। 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992। पंचायत का आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक होगा बच्चे? ये आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है? 239 से 242। तो पंचायत का आर्टिकल कहाँ से शुरू होगा? 243 से होगा। 243 से 243 ओ तक। ओ फॉर ऑरेंज। ठीक है। और पार्ट 9A म्युनिसिपैलिटी, तो वो इसी का ही सब पार्ट के अंदर आएगी। पार्ट 9A क्या कहता है? म्युनिसिपैलिटी। ठीक है, ये कब जोड़ा गया? म्युनिसिपैलिटी को कब जोड़ा? 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992। और म्युनिसिपैलिटी का आर्टिकल क्या है? आर्टिकल 243 ओ के बाद क्या आता है? पी आता है। तो आर्टिकल 243 पी से लेके 243 जेड जी। जेड फॉर जैबरा, जी फॉर गब्बर। ठीक है, 243 जेड जी। डन, लिख लीजिए बच्चे। चलिए, नाउ द नेक्स्ट इज पार्ट 9A हो गया। भाग 10वां, पार्ट 10th। भाग 10वां क्या कहता है? अब देखो, केंद्र सरकार भाग 5वां, राज्य सरकार भाग 6, भाग 7वां हट चुका है। भाग 8वां यूटी कहता है। भाग 9वां पंचायत कहता है। 9A म्युनिसिपैलिटी कहता है। 10वां क्या कहेगा? ट्राइबल्स के बारे में। 10वां क्या कहता है? भाग 10वां कहता है शेड्यूल एरियाज, शेड्यूल एरियाज एंड ट्राइबल्स। इसके लिए आपको पता है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, पीवीटीजी, कई सारे ऐसे कानून बने हुए हैं। तो इसका आर्टिकल क्या होगा? म्युनिसिपैलिटी का कहाँ से कहाँ तक था? 243 ओ से लेके पी से लेके 243 जेड जी। तो 243 के बाद क्या आएगा? 244। आर्टिकल 244 कहता है भाग 10वें के बारे में। इज इट क्लियर? डन। अब उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है भाग 11वां। भाग 11वां, भाई भाग 11वें से ना क्वेश्चन सीडीएस में 1-2 आते हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ क्या आते हैं। हाँ, भाग 11वां इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे भाग 11वां क्या कहता है? सेंटर स्टेट रिलेशन, केंद्र राज्य संबंध। जब आपने केंद्र सरकार बता दी, राज्य सरकार बता दी, परंतु इनके डिस्प्यूट होते रहते हैं, तो सेंटर स्टेट रिलेशन, केंद्र राज्य संबंध, केंद्र राज्य संबंध। ओके, केंद्र राज्य संबंध। डन। अब पेपर में जो क्वेश्चन आता है वो बता देती हूँ। पेपर में क्वेश्चन आता है कि केंद्र राज्य संबंध की समिति के अध्यक्ष कौन थे। आईएएस के ही पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है। तो सेंटर स्टेट रिलेशन की, सेंटर स्टेट रिलेशन की कमेटीज, समितियां कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहली समिति, ठीक है, सबसे पहली समिति, भाई देखिए यहाँ पे कमेटीज की मैं अगर बात करूं तो
जो 1966 में राजा मन्नन कमेटी बनी थी वो कमेटी तो ऐसे ही फेल हो गई। ठीक है, राजा मन्नन कमेटी, ये आपकी कमेटी फेल हो गई, 1966 में बनी थी। क्योंकि इस कमेटी के फेल होने का रीज़न ये था कि इस कमेटी ने कहा था कि भाई राज्य सरकार के पास पावर ज़्यादा होनी चाहिए, केंद्र सरकार के पास नहीं होनी चाहिए। सरकार ने इसे ही फेल कर दिया। इस कमेटी ने कहा था कि IAS IPS IFS नहीं होने चाहिए, समझ रहे हो, इस तरीके से बोला तो सरकार ने इसे ही फेल कर दिया। और वैसे भी स्टेट गवर्नमेंट की पावर ज़्यादा नहीं हो सकती है क्योंकि यहाँ पे यूनियन सुपर्ब है। दूसरी आई सरकारिया कमीशन। सरकारिया कमीशन को सरकार ने एक्सेप्ट किया। ओके, सरकारिया कमीशन को सरकार ने एक्सेप्ट किया 1985 से लेके 1989 तक इसने अपनी रिपोर्ट बना दी थी। तीसरी है पुंची कमीशन। पुंची कमीशन 2007 में थी, इसने सरकारिया कमीशन की कॉपी की थी, तो अल्टीमेटली सरकार ने सरकारिया कमीशन को ही एक्सेप्ट किया। डन, जैसे ही लिख लो तो राजेश कुमार SKG म्यूजिक, हाँ जी बेटा बता दीजिएगा। ठीक है, डन, चलिए हो गया। चलिए नोटेड। अब आगे बात करते हैं भाग 14। भाई भाग 12वां नहीं आएगा पेपर में, 13वां नहीं आएगा, 14वां आएगा। भाग 14वां कहता है सर्विसेज। सर्विसेज आर्टिकल 308 से 323 तक। ठीक है, दो प्रकार की सर्विसेज हैं, एक है UPSC जो आप लोग तैयारी कर रहे हो, आप सबकी फेवरेट, और दूसरा है SPSC स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, UPSC और SPSC। भाग 14वां, तो यह आपका आर्टिकल 308 से 323 तक आता है, 308 से 323 तक आता है। ओके, और इसी का ही सब पार्ट है पार्ट 14A। ठीक है, ये है ट्रिब्यूनल। जब मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज पढ़ाऊंगी तब मैं आपको UPSC और SPSC के बारे में डिटेल से बताऊंगी। ट्रिब्यूनल्स, ट्रिब्यूनल क्या है भाई, एक होता है कैट और एक होता है सैट। कैट का मतलब है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। कोई भी IAS IPS IFS ऑफिसर अगर करप्शन करता है तो कैट के अंतर्गत उसको अभियोग लगेगा। और कोई भी स्टेट PCS, जैसे अभी न्यूज़पेपर में काफ़ी चल रही है ज्योति, ठीक है, अगर कोई भी स्टेट PCS का अधिकारी करप्शन करता है तो सैट के अंतर्गत आएगा। तो ट्रिब्यूनल का आर्टिकल है आर्टिकल 323A और आर्टिकल 323B। 323A के अंदर आता है कैट और सैट, 323B के अंदर आता है अदर ट्रिब्यूनल। अदर ट्रिब्यूनल लिख लीजिए बच्चे, अदर ट्रिब्यूनल। ओके, डन। होपफुली आपने कर लिया होगा। भाग 15वां, भाग 15वां कहता है इलेक्शंस। इलेक्शंस जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आपके पेपर में ये भी आता है RPA, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट। पेपर में ये पूछ सकता है कि आज जो भी इलेक्शंस होते हैं वो किस पर आधारित हैं, तो याद रखिएगा रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट 1951 पर आधारित है। तो इलेक्शंस का आर्टिकल क्या होगा, पिछला वाला आर्टिकल 323 तक था, तो ये आर्टिकल 324 से लेके 329 तक होगा। तो इसमें इलेक्शन कमीशन यही सारी चीज़ें आती हैं। ओके, भाग 15वां, भाग 15वें के बाद भाग 16वां बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर हाँ, भाग 17वां इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पर पहले ये बताइए ये आपने लिख लिया कि नहीं लिखा? यस प्लीज, हाँ जी, डन। भाग 15वें के बाद भाग 16वां इम्पोर्टेंट नहीं है, भाग 17वां इम्पोर्टेंट है। भाग 17वां कहता है ऑफिशियल लैंग्वेज। ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है, कार्यरत भाषा।
तो यहाँ पे हिंदी हमारी भाषा है। हाँ, एक्चुअल में नेशनल लैंग्वेज तो हम नहीं कहेंगे, पर हाँ ये हमारी राजभाषा है, ऑफिशियल लैंग्वेज है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज लिखा है, यहाँ पे नेशनल लैंग्वेज नहीं लिखा हुआ है। आर्टिकल 343 से लेके आर्टिकल 351। आर्टिकल 343 कहता है हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज है, हिंदी इज ऑफिशियल लैंग्वेज। कई बार पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज है, कौन से आर्टिकल में लिखा है, तो आर्टिकल 343 में लिखा है। आर्टिकल 351 क्या कहता है, केंद्र सरकार का उत्तरदायित्व है, केंद्र सरकार का उत्तरदायित्व है कि हिंदी को बढ़ाएं, हिंदी को बढ़ाएं। केंद्र सरकार का उत्तरदायित्व है कि हिंदी को बढ़ावा दें, हिंदी को बढ़ाया जाए। ओके, ये भाग 17वां है। ओके, फिर उसके बाद भाग 18वां। भाग 18वां क्या कहता है, इमरजेंसी के बारे में कहता है। 3 प्रकार के आपातकाल है, आर्टिकल 352 से लेके आर्टिकल 360 तक। ठीक है, भाग 18वां। भाग 19वां इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि मिसलेनियस की बात कहता है, वो कभी आपको पेपर में नहीं आएगा। अच्छा, एक चीज और है, इमरजेंसी किस कंट्री से ली गई है, जर्मनी से ली गई है। ठीक है, ये याद रखना। प्रोविजन ऑफ इमरजेंसी लिया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। कुछ चीजें हैं ये आप याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा भाग 20वां, भाग 19वां इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि मिसलेनियस है, वो कभी पेपर में नहीं पूछेगा। भाग 20वां ये इंपॉर्टेंट है, ये कहता है अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जो मैंने बोर्ड पे लिखा है ये सारे के सारे भाग इंपॉर्टेंट है, यहां से पेपर में क्वेश्चन आता है। भाग 20वां क्या कहता है, अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368, संविधान में संशोधन। संविधान संशोधन कहां से लिया गया है, संविधान संशोधन कहां से लिया गया है, साउथ अफ्रीका से। कहां से लिया गया है, साउथ अफ्रीका से लिया गया। इज इट क्लियर? ठीक है, और बस यही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा तो टेम्परेरी वो कभी नहीं पेपर में 21वां आने वाला, भाग 22वां भी कभी पेपर में नहीं आने वाला। तो ये भाग जो है हमारे सीडीएस के लिए इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट सेशन में सिटीजनशिप कराया जाएगा, और इसी के साथ साथ बच्चे अभी मैं ये सेशन रोकती हूँ, पर जैसे ही मतलब एक्चुअली बेबी छोटा है ना, तो 1-2 दिन से थोड़ा बड़ा परेशान कर रहा था बेबी, तो इस कारण से बच्चे आपकी क्लास टाइम पे नहीं हो पाई। क्योंकि कई बार बच्चे भी ना, बच्चों का तो आपको पता ही है, कोई दिन तो सोते रहते हैं, कोई दिन बहुत परेशान कर देते हैं। तो 2 दिन से बच्चा बहुत परेशान कर रहा है, इसलिए आपकी क्लास टाइम पे नहीं हो पाई। परंतु मैं जैसे ही मेरे को नेक्स्ट टाइम मिलेगा, मैं अब टेस्ट सीरीज़ कराऊंगी 5वीं, और उसके बाद शॉर्ट आधे घंटे के लेक्चर रिकॉर्ड कर दूंगी। कल को हमारा बच्चा रो भी रहा होता है तो हम अपना लेक्चर यहाँ पर डाल दें, तो मैंने ये चीज़ सोची है। तो जैसे हिस्ट्री का आधे घंटे का मैंने एक टॉपिक डाल दिया, जो मुझे सीडीएस के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है, या जो करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर की टेस्ट सीरीज स्पेशली, क्योंकि करंट अफेयर से भाई बहुत क्वेश्चन आते हैं। एंड आई विल कवर अप द करंट अफेयर अप टू द 1 ईयर। 1 साल का करंट अफेयर पूरा का पूरा, एटलीस्ट 1 ईयर नहीं तो 7-8 महीने का तो कवर करना ही करना है। ठीक है, तो वो हम कैसे करेंगे, सारा टेस्ट सीरीज के थ्रू ही करते हैं। तो टेस्ट सीरीज से क्या है, अगर मान लो कल को आपका क्वेश्चन गलत भी होगा तो आपको याद रहेगा और आप लोग अच्छे से कोप अप कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, डन। तो अब आज ही के दिन टेस्ट सीरीज भी मैं किसी भी टाइम ले लूंगी, जैसे ही मैं थोड़ा सा टाइम मेरा बन पाता है, और उसके बाद मैं कुछ रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी रख लूंगी कि कल को टाइम पे क्लास नहीं होती, आप लोगों को भी दिक्कत होती है, मैं समझ सकती हूँ। पर आपका जो हमने 56 दिन की बात की है, 56 दिन तक ये पूरा का पूरा मैं आपको सिलेबस रिवाइज करा दूँ, रेगुलर टेस्ट करके आपका काम बन जाए। और संडे के दिन तो भाई कमर कस लेना, संडे के दिन आप लोगों के कुछ इंग्लिश का भी टेस्ट होगा, कुछ करंट अफेयर का भी, और इन सब्जेक्ट्स के भी। ठीक है, डन। तो अभी मैं रखती हूँ, फिर उसके बाद आपकी क्लास शुरू होगी और आपके पास व्हाट्सएप पे मैसेज आ जाएगा जब भी क्लास होगी। ठीक है बेटा, तो थोड़ा अभी बच्चा परेशान कर रहा है, इसलिए आपको थोड़ा सा कोप अप करना पड़ेगा, थोड़ा सा मैनेज करना होगा। ओके बेटा, चलिए, बचपन में हम लोगों ने भी बहुत परेशान किया था, है ना।
और इसी के साथ साथ आप तैयारी करिए अच्छे से। कोई भी डाउट होता है, दिक्कत आती है तो ऑफलाइन कमेंट में बता देना, ठीक है। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट, थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग मी और कोऑपरेट विद मी, थैंक यू।